नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम झारखंड में वन और वन्य जीव के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जानेंगे भिन्न भिन्न तरह के वन्य जीव के बारे में और झारखंड में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस सब के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और जानते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। तो हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं वन एवं वनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम जानेंगे वन संपदा के बारे में, वन प्रबंधन के बारे में, वन्य जीव और जंतु एवं संरक्षण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं वन एवं वनों के प्रकार। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं वन संपदा एवं वन्य जीव जंतु प्रकृति के द्वारा झारखंड को दिए हुए अमूल्य उपहार हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। जंगल में अवस्थित इस मतलब इतना देखिए इतना 79,714 वर्ग किलोमीटर टोटल है और 23,611.41 किलोमीटर ये जंगल के लिए अवस्थित है, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% जंगल के लिए है। वन क्षेत्र 2015 के 23,605 वर्ग किलोमीटर की तुलना में 546.1 किलोमीटर की अधिक है। तो ये मतलब थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है। भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.41% झारखंड के वन क्षेत्र है, जबकि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। झारखंड राज्य में वन पर कई प्रकार के दबाव जैसे अनियंत्रित चराई, जलवान, लघु वन संग्रह, जैविक और दबाव खनन इत्यादि के प्राकृतिक प्रभाव के बावजूद भी झारखंड के भिन्न भिन्न प्रयास जैसे देखिए यहाँ पे झारखंड के भिन्न भिन्न प्रयास जैसे अधिसूचित वन भूमि, सरकारी गैर मजरूआ भूमि, वृक्षारोपण, वनों की रक्षा की नीति और जागरूकता के कारण वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। राज्य का वनावरण 2001 से 2015 की अवधि में 22,531 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 23,605 वर्ग किलोमीटर हुआ है, जो 2019 में बढ़कर 23,611.41 वर्ग किलोमीटर हो गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन इस प्रकार है। तो प्रति व्यक्ति जो आच्छादन है ये आपका 0.08 हेक्टेयर है। तो इस टाइप से इसको मेन जो पॉइंट है इसको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ मुख्य पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको कहा दिया है इन्फॉर्मेशन, बोल रहा है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, ये सब पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, और इतना वर्ग किलोमीटर ये जंगल में अवस्थित है। ठीक है, तो वही है, बढ़ा हुआ है ये चीज़ें। चलिए अब जानते हैं थोड़ा सा राज्य में वनावरण की स्थिति। तो राज्य में वनावरण की स्थिति किस तरह से, उसके बारे में देखिए। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन संरक्षण देहरादून की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2019 के अनुसार राज्य में वनावरण की स्थिति निम्नवत है। निम्नवत क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अत्यंत सघन वन
वनावरण का 70% से अधिक है। ठीक है, मतलब झारखंड में कह सकते हैं कि जो अत्यंत सघन वन है वो कितना है, 70% है। सामान्य सघन वन 40 से 70% है। और इसका टोटल का अगर बात करते हैं तो 3.27% इसका है। ठीक है, और यहाँ पे किलोमीटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। खुले वन आवरण की बात करें 10 से 40% के बीच में है। और कुल आप देख सकते हैं तो कुल हमारा कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, कुल देखिए बाह्य वन जो क्षेत्र है, ठीक है, वो है कुल वनावरण एवं वृक्षावरण। यहाँ पे देखिए 33 बेतेरी वन क्षेत्र जिलावार देख लीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है, तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और उसको हम लोग जानने चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ चतरा में देख सकते हैं, चतरा में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रतिशत यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ रहता है कि जिला में कौन सी जिला में सबसे ज़्यादा वन है, यहाँ पे चतरा में है। ठीक है, और वन क्षेत्र है यहाँ पे 47.8%। कोडरमा में है उसके बाद 40 उसके बाद पलामू में है 27.33%। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम में, उसके बाद हजारीबाग में। तो ये 5 को शीर्ष पर हम लोग याद रख लेना। सबसे ज़्यादा चतरा में, और सबसे उसके बाद दूसरा नंबर में कोडरमा में, और उसके बाद तीसरा नंबर पलामू में, और चौथा नंबर हजारीबाग हो गया। चौथा नंबर पश्चिमी सिंहभूम हो गया, और 5वां नंबर हजारीबाग हो गया। तो ये 5 को शीर्ष पे है। अच्छा, इसका यहाँ पे जो वन क्षेत्र है उसको भी यहाँ से देख सकते हैं जो कितना है। ठीक है, तो ये है। चलिए हम आगे, अब इसके बाद लास्ट वाला देख सकते हैं कि सबसे कम कौन से जिला में है। तो सबसे कम है वो है सिमडेगा जिला में। ठीक है, सबसे कम सिमडेगा में है। सिमडेगा में आपको 32.88% है जो सिमडेगा का भूमि है उसका। ठीक है, उसके बाद सरायकेला हो जाता है, और उसके बाद रामगढ़, और उसके बाद लातेहार। ठीक है, तो ये सबसे कम वाला हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सबसे कम खूंटी में। ठीक है, तो ये सब है जिला। अब उसके बाद आगे की देखते हैं, आगे क्या है। अच्छा, यहाँ पे है राज्य में वन के प्रकार, किस टाइप से यहाँ पे वन है। तो वन के प्रकार यहाँ पे देखिए, झारखंड में जलवायु और वृक्ष के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के वन मिलते हैं जो निम्नवत हैं। एक है शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, शुष्क पतझड़ वन में राज्य के जिन क्षेत्र में 1200 किलोमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। साल इस वन का प्रमुख वृक्ष है, और इस तरह के वन में साल महुआ, सेमल, शीशम, पलाश, आसन, बांस, अम्लसा आदि सब वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये पतझड़ वन हो गया। आगे देखते हैं। इन वन में वन क्षेत्रों के प्रसार प्रदेश के 3 क्षेत्र में है। एक है उत्तरी गढ़वा। ठीक है, उत्तरी में गढ़वा, पलामू, चतरा जिला क्षेत्र में है। और दूसरा है ख में उत्तरी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर ये जिला में है। और है यहाँ पे गाँव में देखिए राजमल पहाड़ी और पश्चिम ढाल क्षेत्र में है। तो यहाँ पे ये सब पाया जाता है, पतझड़ वन टाइप के यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे शुष्क वन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे शुष्क प्रायद्वीपीय वन के बारे में। तो झारखंड जिन जिलों के मध्यम कोटि की वर्षा होती है वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। शुष्क का मतलब होता है अल्प वृष्टि से है। इन वनों का विस्तार हजारीबाग पठार के निचला क्षेत्र, रांची, सिंहभूम तथा पाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें साल, आम, कटहल, बांस आदि वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। आर्द्र प्रायद्वीपीय वन।
आर्द्र प्रायद्वीपीय वन कहाँ कहाँ मिलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो आर्द्र प्रायद्वीपीय वन जो है, इस प्रकार के वन ज़्यादातर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के वन का में साल, महुआ, जामुन, कुसुम, प्यार, गम्हार, करंज, सेमल, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। राज्य के कुल 50% से अधिक वन क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, पलामू, गढ़वा, ये सब जिले में वन का इसका विस्तार है, ठीक है। आर्द्र प्रायद्वीपीय वन, ठीक है। अब वनों का सुरक्षा के आधार पर राज्य में वन को 3 श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। सुरक्षा के आधार पर बांटा गया है, ठीक। आप 3 तरह के वन को देखें, ठीक है ना। एक पतझड़ देख लीजिए, एक शुष्क प्रायद्वीपीय वन देख लीजिए, एक आर्द्र प्रायद्वीपीय वन देख लीजिए। तो 3 तरह के देख लीजिए। अब उसके बाद देखेंगे आरक्षित, मतलब ये जो इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो एक होता है आरक्षित वन होता है, ठीक है। आरक्षित वन, तो इसमें क्या है, वैसे वन जिनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है, अर्थात इन्हें सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 4,387 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कुल वन क्षेत्र का 18.58% है। राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र कोल्हान एवं पुरहाट वन क्षेत्र है। राजमहल और पलामू क्षेत्र में पलामू क्षेत्र के वन इसी श्रेणी में आते हैं। सुरक्षित वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। तो यह है सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में है, ये आरक्षित है। अब जानते हैं सुरक्षित वन के बारे में। तो सुरक्षित वन किस तरह के होते हैं। वैसा वन जिसमें पशुओं के चराने एवं सीमा तक के लकड़ी काटने की अनुमति सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, वह रक्षित वन कहलाते हैं, ठीक है। इस वन में कुल क्षेत्रफल 19,188 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 81.28% है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है हजारीबाग में है। इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची, लातेहार स्थान में इसका मिलता है, ठीक है। अब जानते हैं अवर्गीकृत वन के बारे में। अवर्गीकृत वन कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो वैसा वन जिनमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क लेती है, अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 33 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 0.14% है। राज्य में इस तरह के वन साहेबगंज में है, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, पलामू, गुमला में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रतिशत दिया हुआ है, जो कितना प्रतिशत है। जैसे में आरक्षित रिजर्व जो फॉरेस्ट है, इसका जो है 18.58% है। और जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, ठीक है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, मतलब सुरक्षित फॉरेस्ट है, वो 81.28% है। और जो है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट है जो, तो ये है 0.14% है। अब टोटल ऐसे देख सकते हैं तो 29.61% है, ठीक है। अब वन संपदा के बारे में जानेंगे कि वन संपदा यहाँ पे किस किस तरह का वन संपदा पाए जाते हैं उसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे पहले बोल रहा है कि हेडिंग, वन से प्राप्त होने वाली उपज को वन संपदा के अंतर्गत शामिल किया गया जाता है। इसके 2 वर्ग में रखा जाता है। तो 2 वर्ग कौन कौन से उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक है मुख्य उपज, ठीक है, मतलब मुख्य उपज जिससे हम लोग को कुछ मिल जाता है वन संपदा से, तो मुख्य उपज के अंतर्गत आता है। जैसे में देखिए यहाँ पे कुछ बोला है, मुख्य उपज में केवल लकड़ी के उत्पादन को गिना जाता है, ठीक है, लकड़ी के उत्पादन को इसमें गिना जाता है। राज्य में जिन वृक्षों की लकड़ी को बृहत उपयोग में लाया जाता है उनका संक्षिप्त विवरण इस तरह से है। तो मुख्य उपज में इस तरह का, जैसे में हो गया साल, ये वृक्ष लगभग संपूर्ण झारखंड में मिलते हैं। साल झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इस वृक्ष का यहाँ के जनजातीय समाज के अत्यंत धार्मिक महत्व है। इसका उपयोग मकान,
फर्श, फर्नीचर, रेल के डिब्बे, पटरी को रखने के लिए और स्लैब आदि बनाने के लिए होता है। इसके बीज का उपयोग तेल निकालने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। महुआ के बारे में जान रहे हैं आप लोग। झारखंड में महुआ लगभग सभी जगह पर पाया जाता है। इसका फूल, फल, लकड़ी सभी उपयोगी होते हैं। फूल से शराब पकाने, पक्के फल से बीज से तेल निकाला जाता है। कच्चे फलों से सब्जी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसकी लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है, जो पानी में भी जल्द नहीं सड़ती है। ये हो गया। शीशम के बारे में सब कोई जानते हैं। शीशम राज्य में उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में शीशम के वृक्ष अधिकांश मिलते हैं। इसकी लकड़ियाँ चिकनी और धारदार होती है। फर्नीचर बनाने और सर्वाधिक उपयोग मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं सागवान के बारे में। तो सागवान के बारे में भी आप लोग सभी परिचित होंगे। तो सागवान के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सागवान सरांडा, पोरहाट, कोल्हान क्षेत्र में अपेक्षाकृत आर्द्र जलवायु होने के कारण इन वृक्षों का रोपण किया जाता है। इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत एवं सुंदर होती है। इसका उपयोग रेल के डिब्बे, हवाई जहाज आदि बनाने के लिए किया जाता है। हरड़ बहेड़ा के बारे में जानते हैं। हरड़ बहेड़ा का उपयोग दवाई के लिए, जबकि बहेड़ा का उपयोग दवाई एवं लकड़ी के लिए भी किया जाता है। रंगई की सामग्री बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सेमल की लकड़ी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है। इसका सर्वाधिक उपयोग पैकिंग के लिए, पेटी बनाने के लिए इसको किया जाता है। खिलौना बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसका रुई काफ़ी उपयोगी होता है। इसके अलावा गम्हार, आम, जामुन, कुसुम, करंज, पैसर, कटहल आदि सब वृक्ष उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब दूसर का देखते हैं। दूसर का कौन सा है? तो दूसर का देखिए गौन उपज है। ठीक है, गौन उपज। गौन उपज में है जिसमें देखिए लाह। भारत में लाह के कुल उत्पादन का 50% में उत्पादन होता है। लेसीफर इसका लक्का या लाह का कीड़ा से इसका उत्पादन होता है। इन कीड़ों को वृद्धि कुसुम, बरगद, सेरस, खैर, अरहर, रीठा, पीपल, बबूल आदि वृक्ष पे होती है। राज्य में इनके कीड़ों को बेर, पलास, कुसुम के वृक्ष पर पाला जाता है। लाह के उत्पादन के लिए खुट्टी, रांची जिला हो गया, और गढ़वा, पलामू, लातेहार क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र और संथाल परगना हो गया, हजारीबाग का क्षेत्र हो गया। ये सब प्रमुख रूप से है। खूंटी का सबसे बड़ा लाह उत्पादन का जिला है। लाह का उत्पादन 4 मौसम में होता है, और जिसके आधार पर बैसाख, जेठ भी, कार्तिक इसमें होता है। भारत में लाह के कुल उत्पादन का 50% झारखंड में उत्पादन होता है, लेकिन लक्का या लाह के कीड़े इसका उत्पादन होता है, लेसीफर लक्का का। और इन कीड़ों को वृद्धि कुसुम, बरगद, सेरस, खैर, अरहर, रीठ, पीपल, बबूल आदि के वृक्ष से होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे लाह के बारे में और भी कुछ है, तो देख लेते हैं लाह के बारे में। जैसे मैं बोला है कि अगहनी तरह के लाह होते हैं। ग्रामीणों को लाह की खेती से स्वरोजगार, अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने का उद्योग से परंपरागत लाह उत्पादन क्षेत्र की चिन्हित जिला रांची, खुट्टी, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पलामू, सरायकेला, गढ़वा ये सब हो गया, और ये सब क्षेत्र है। यहाँ से लाह की खेती की जाती है। ठीक है, जिसमें 17,500 परिवारों को लाह की खेती से जोड़ा गया है। और लाह से संबंधित कार्य के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद अंतर्गत नामकुम, रांची 1924 में भारतीय लाह शोध संस्थान केंद्र, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स IINRG की स्थापना की गई है। तो लाह के लिए ये स्थापना की गई है। आगे देखते हैं केंदुपत्ता। तो केंदुपत्ता का जो है, केंदुपत्ता का कहाँ पे है? तो केंदुपत्ता झारखंड के वनोत्पाद में बहुत ही प्रमुख वस्तु एवं अत्यधिक राजस्व का साधन माना जाता है। यह पलामू, गढ़वा, सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग जिला में इसका उत्पादन होता है।
केंदुपत्ता का व्यापार अन्य सभी लघु वन उपज संग्रह के तरह बिक्री हेतु स्वतंत्र नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा बेचने की अनुमति प्रदान की जाती है। केंदुपत्ता व्यापार के ठेकेदार को भूमि नग्न करने, प्राथमिक संग्रह को केंदुपत्ता संग्रह के बदले उचित मजदूरी का भुगतान करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति 2015 को दिनांक 27/1/2016 से अधिसूचित की गई है। ठीक है, तो ये केंदुपत्ता का हो गया। आगे जानते हैं तसर या होता है मलबरी रेशम, इसके बारे में, इसमें कैसे होता है। तो ये सब देखिए, जो होता है भारत के कुल तसर उत्पादन का 60% झारखंड से उत्पादन होता है। झारखंड में लगभग 1.3 लाख जनसंख्या इसमें संलग्न है। रेशम के उत्पादन में साल भर अर्जुन, आसन, शहतूत वृक्ष की आवश्यकता होती है। रांची के नगरी में भारत सरकार ने तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। रेशम आधारित उत्पादों के विकास के लिए झारखंड सरकार 2006 में झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन झारक्राफ्ट की स्थापना की है। वर्ष 2015-16 में कोकून का उत्पादन 17,548 लाख टन हुआ है तथा कोची सिल्क के उत्पादन 2,281 मीट्रिक टन हुआ है। झारखंड देश के सबसे बड़ा कोकून तसर का उत्पादन राज्य है। सिल्क के सूत प्राप्त करने के लिए कोकून की खेती की जाती है और इसकी खेती राज्य में 2 मास में होती है। प्रथम मई, जून, अगस्त, सितंबर तथा दूसरा जो होता है सितंबर, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर तक होता है। कोकून की खेती 17,000 किसान इसमें जुड़े हुए हैं। आगे हेनरी हनी के बारे में जान लेते हैं। हेनरी हनी क्या होता है, तो हेनरी हनी की खेती किस तरह से होती है। देखिए, पलामू व्याघ्र परियोजना के अंतर्गत लातेहार जिला में गारू प्रखंड के हेनरी मारुम, बोरेसाड, कोटमा, बरिसुद, कारबाई, जगीर आदि आदिवासी बहुल गांवों एवं उनके आसपास के क्षेत्र में प्राकृतिक मधुमक्खी के छत्ते से मधु संग्रहित किया जाता रहा है, जिसका नाम हेनर रखा गया है। इस कार्य के लिए मधु प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए 7.5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके लिए वन, पर्यावरण एवं जल परिवर्तन विभाग द्वारा मधुमक्खी ग्राम सोसाइटी मारोमार का निबंधन किया जा रहा है। इस कार्य से 1000 परिवारों को लाभ मिल रहा है, जिसमें इसकी आय दुगनी होने की संभावना है। आगे चकुलिया काजू की खेती, इसके बारे में जान लेते हैं। चकुलिया काजू की खेती, इसमें पूर्वी सिंहभूम जिला में के जमशेदपुर वन प्रमंडल के चकुलिया क्षेत्र में 2000 हेक्टेयर में काजू के पौधे का वृक्षारोपण किया गया था, जिसमें 4000 से 5000 क्विंटल काजू के फल प्राप्त हो रहे हैं। चलुकिया क्षेत्र में काजू प्रसंस्करण संयंत्र नहीं होने के कारण काजू फल उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में भेजा जाता है, लेकिन सरकार द्वारा इसी क्षेत्र में 3 काजू प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए 13.5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के 1000 परिवार को लाभ होगा। इसकी लाभ होगा, उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चलुकिया काजू सोसाइटी के निबंध का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा साल बीज, महुआ बीज, महुआ पत्ता, बांस, चिरौंजी, इमली, आंवला, कत्था आदि महत्वपूर्ण वन उत्पाद ग्रामीणों के आय में वृद्धि हेतु लाह के अतिरिक्त पत्तल निर्माण, सवई घास, रस्सी
निर्माण, मधुमक्खी पालन, काजू प्रसंस्करण, बांस के बम्बू क्राफ्ट इत्यादि के निर्माण हेतु मशीन एवं विपणन के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, अब जानेंगे वन नीति के बारे में। वन नीति किस तरह से है यहाँ के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए हम वन नीति के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वन नीति 1952 में बनी थी। 1952 से 1988 के बीच वनों का इतना विनाश हुआ कि वन और उसके उपयोग से पर कोई नीति बनाना आवश्यक हो गया। पहले की वन नीति का केंद्र केवल राजस्व का सृजन था। 1980 के दशक में स्पष्ट हो गया कि वनों का संरक्षण उनके अन्य कार्यों के लिए भी आवश्यक है, जैसे मृदा और जल व्यवस्थाओं को संरक्षण के लिए जो परितंत्र को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं, उनमें स्थानीय निवास के लिए वनों की प्राप्त वस्तुओं और वस्तुओं के उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं बात का ध्यान रखते हुए 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार किसी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 33.33% भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 33.33% पर वन का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, और झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.62% भाग पर वन है। राज्य में वन क्षेत्र का 33% से अधिक करने के लिए झारखंड सरकार ने वन नीति बनाई, जिसमें निम्न बातों का उल्लेख है। पहला नंबर क्या है कि प्रत्येक गांव में एक वन समिति होगी, जिसमें गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य होगा। राज्य में 200 वन समिति का गठन किया गया है। ग्रामीण आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण किया जाएगा। वन उत्पादों की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद की जाएगी। वनों की सुरक्षा का भार ग्रामीण और वन विभाग दोनों के ऊपर होगा। तो ये सब कुछ नीति झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वन प्रबंधन के बारे में। वन प्रबंधन क्या है उसके बारे में हम आगे जानते हैं। चलिए, वन प्रबंधन के बात है तो हरा रंग ले लेते हैं। ठीक है, देखिए झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास 1882 से 85 में J.F. हैविट द्वारा किया गया था। तो बड़ा प्रॉब्लम है। इसी आलोक में तत्कालीन बंगाल सरकार ने 1909 में वन की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। आज़ादी के पूर्व यहाँ पर 95% वन निजी थे, जिनकी समीकरण हुआ राज्य में 33% या उससे ज़्यादा वन क्षेत्र बनाने के लिए वन प्रबंधन की आवश्यकता है। राज्य में वन को बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से 31 प्रादेशिक प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल और 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडल का सृजन किया गया है, जिसके माध्यम से वन एवं प्राणियों के प्रबंधन, संवर्धन एवं विकास का कार्य किया जाता है। झारखंड राज्य में वनों की प्रबंधन का दायित्व प्रधान सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त भारतीय वन सेवा संवर्ग पदाधिकारी, राज्य वन सेवा संवर्ग पदाधिकारी, वन के क्षेत्र पदाधिकारी और वन परिसर पदाधिकारी एवं वन के उप परिसर पदाधिकारी का विभाग में वन के प्रबंधन, संवर्धन, संरक्षण एवं सुरक्षा तथा विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षण का पद स्वीकृत है। तो इतना कार्य के लिए एक पद स्वीकृत है। अब उसमें क्या है
तो वन के प्रबंधन एवं संरक्षण के व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन संकल्प 2001 में यथा संशोधित एवं प्रतिपादित किया गया है, जिसके आलोक में 10,903 संयुक्त वन प्रबंधन समिति गठित की गई है एवं वन के विकास एवं संरक्षण हेतु योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी प्रादेशिक वन प्रमंडल में 35 वन विकास अभिकरण का गठन एवं निबंधन कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा बंजर भूमि है। इस भूमि पर वन रोपण के कार्य किए जा रहे हैं। वन प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वानिकी कॉलेज में एक मानकी संकाय स्थापित की गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत झारखंड में के 3424 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन में कई अस्थायी पौधाशाला की स्थापना की गई है। शहरी वानिकी के माध्यम से राज्य के नगरों में वृक्षारोपण की जा रही है। सामाजिक वानिकी से ग्रामीण जनसंख्या की वनों पर निर्भरता कम कर उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने का काम भी किया जा रहा है। वन समिति संगठित कर वन क्षेत्र के प्रबंधन एवं संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। निजी वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए मुख्यमंत्री जवान योजना की शुरुआत की गई है। बांस वृक्ष के रोपण पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य में 116 अस्थायी नर्सरियों को और अधिक उन्नत बनाया जा रहा है। जंगली जानवरों के आक्रमण से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीणों के आय के संसाधन को बढ़ाने हेतु सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं ग्राम वन प्रबंधन समिति के माध्यम से पलाश एवं कुसुम के पौधे के लाह उत्पादन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण, प्रयुक्त होने वाले मशीन एवं टूल्स तथा लाह के किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सब वन प्रबंधन नीति से किए जा रहे हैं। आगे है ई गवर्नेंस के तहत विभागीय वेबसाइट तैयार की गई है ताकि सूचना तुरंत उपलब्ध हो सके। वेबसाइट का नाम फॉरेस्ट झारखंड गवर्नमेंट.in है। जनसाधारण में प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न करने के विशेष उन्हें प्राणी एवं संरक्षित क्षेत्र के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए संरक्षित क्षेत्र तथा इसके बाहर उपयुक्त वन क्षेत्र में इन्वायरमेंटल फ्रेंडली स्टैंडर्डेबल तरीके से इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए इको टूरिज्म नीति 2015 अक्टूबर 2015 में अधिसूचित की गई है। अधिसूचित वन भूमि, गैर वन भूमि पर मुख्य रूप से स्थल विशिष्ट वन रोपण योजना, भू संरक्षण योजना, शीघ्र बढ़ने वाले पौधे की योजना, तसर वन रोपण के लिए वित्तीय वर्ष 2015 से 2016 6900 लाख का बजट उपबंध स्वीकृति है। और भी इसमें बहुत सारे चीज़ है, तो इतना सारा हम लोग को नहीं जानना है। आगे हम लोग जानेंगे वन्य जीव एवं पर्यावरण, वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण की योजना के क्रियान्वयन एवं निर्देशन करने वाले शीर्ष संस्थान भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वन्य जीव जीवन सुरक्षा अधिनियम 1972 जम्मू एवं कश्मीर के साथ भारत के अन्य राज्यों पर लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम में वन्य जीव के संरक्षण एवं विलुप्त होती जा रही है प्रजाति के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके द्वारा दुर्लभ एवं खत्म होती जा रही है प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगा दी। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी,
झारखंड में स्थित यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा 11 वन्य जीव अभयारण्य, आश्रयी, शरण स्थली एवं कई जैविक उद्यान है। हाथी परियोजना की शुरुआत दलमा वन्य जीव अभयारण्य से हुई है। भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम गज संरक्षण केंद्र पूर्वी सिंहभूम में स्थापित है। साहेबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों पर नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीव उद्यान विकसित किया गया है। टाटा स्टील जंतु उद्यान जमशेदपुर में स्थित है। 2002 झारखंड वन्य प्राणी गणना के अनुसार राज्य में कुल बाघ 5, 2019 में तेंदुआ 164, हाथी 758, लंगूर 44,920, बंदर 64,685, जंगली सुअर 18,550, नीलगाय 1262, सांभर 3,052 और स्थल भालू है 1808 की संख्या में पाई गई है। पक्षी गणना 2008 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में पक्षियों की संख्या 34.73% की कमी आई है। आगे देखते हैं थोड़ा सा। 2018 में पक्षियों की कुल संख्या 46,883 है। इस गणना के अनुसार 4,68,638 है और इसकी गणना 2,06,996 प्रवासी पक्षी आए थे। यहाँ पे कुछ है संरक्षित क्षेत्र है। झारखंड को वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान है लातेहार में। यहाँ पे बाघ, हाथी, सांभर और ये सब पाए जाते हैं। हजारीबाग वन्य आश्रयी ये है, यहाँ पे हजारीबाग में है। यहाँ पे जो है तेंदुआ, हिरन, सांभर ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। दलमा वन्य जीव अभयारण्य जो है पूर्वी सिंहभूम है। यहाँ पे सारे चीज जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है। राजमहल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं पक्षी विहार को मिलाकर 8 इको सेंसिटिव जोन ESZ की स्थापना करने का प्रस्ताव है। मार्च 2012 में दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका है। राज्य के 8 इको सेंसिटिव जोन इस प्रकार होंगे। पहला होगा उधवा झील पक्षी विहार, पारसनाथ तोपचांची और तीसरा पालकोट आश्रयी, गौतम बुद्ध वन्यजीव आश्रयी और पांचवा है कोडरमा वन्यजीव आश्रयी, छठा है लावालौंग वन्यजीव आश्रयी, बेतलाल नेशनल पार्क और हजारीबाग हो गया। ठीक है। हजारीबाग वन्यजीव आश्रयी। इसके अलावा राज्य में निम्न जैव उद्यान अवस्थित हैं जो निम्नवत हैं। पहला है बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में अवस्थित है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रूका ये भी रांची में अवस्थित है। बिरसा मृग विहार कालामाटी जंगल खूंटी में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान सिटी पार्क बोकारो में अवस्थित है। राज्य में वन एवं वन्य जीव प्राणी के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2014 में पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य वन्य विकास निगम लिमिटेड को राज्य में काष्ठ एवं बांस दोनों के विदोहन का वितरण के लिए एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य में रूट ट्रेनर, ग्राफ्ट एवं क्लोनर इत्यादि के लिए आधुनिक पौधाशाला की स्थापना खड़गटांग, रांची, गम्हरिया, सरायकेला, खरसावां, महेशपुर, देवघर में की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में वन्यजीव प्राणी संरक्षण के लिए 800 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उपयोग राज्य में अवस्थित आश्रयी पलामू व्याघ्र आरक्ष, बिरसा मृग विहार, कालामाटी, मुटा मगर प्रजनन केंद्र में रख रखाव के लिए किया जाएगा।
वर्मी कंपोस्ट एवं अच्छी किस्म के पौधे उगाने के लिए प्लस ट्री से बीज का संग्रह गढ़खंड का वट गम्हरिया महेशपुर में स्थापित पौधाशाला में किया जाता है। झारखंड में वन एवं वन्य जीवों को संरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ग्रीन इंडिया मिशन, तो वन्य जीव वन संरक्षण के लिए कौन कौन से योजना चलाए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो पहला है ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें है भारत सरकार का नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में के 8 मिशन में से एक है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है और इंटेंसिफिकेशंस ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में है। इस योजना में वनों का अग्नि सुरक्षा, सर्वे सीमांकन और वन सीमा स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। पलामू व्याघ्र परियोजना, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 50-50 के अनुपात में है। पलामू व्याघ्र परियोजना यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें पहले 100% व्यय केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में है। वन्य प्राणी पर्यावास का समेकित विकास योजना, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में। इस योजना के राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान 11 वन्य जीव आश्रय के विकास एवं उनके रख रखाव का कार्य किया जा रहा है। आगे है हाथी परियोजना, इसके बारे में देख लेते हैं। हाथी परियोजना है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में है। इस योजना के अंतर्गत सिंहभूम गज आरक्ष एवं राज्य के अन्य क्षेत्रों में हाथी के प्रयास का विकास एवं हाथी कॉरिडोर विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। नेशनल प्लान फॉर कन्वर्जेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत साहेबगंज स्थित उधवा जल पक्षी आश्रयनी एवं जल के अन्य वेट लैंड के संरक्षण एवं विकास संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, तो ये भी एक कार्यक्रम किया जा रहा है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में है। ठीक है, राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, एक गज परियोजना तथा 11 वन्य प्राणी आश्रयनी वन्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नियंत्रण में है। इस वन्य जीव क्षेत्र में अक्सर वन्य जीव के अवैध शिकार एवं उनके अंगों का अवैध व्यापार होता रहता है, अतः उन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभाग द्वारा वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन प्रस्ताव है। आगे है प्रमुख उद्यान एवं अभ्यारण्य, तो देखते हैं झारखंड के कौन कौन से प्रमुख उद्यान हैं, उसका अभ्यारण्य है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं संक्षेप में। पहला है जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान है, इसके बारे में देखें। बिरसा जैविक उद्यान रांची रामगढ़ मार्ग पर रांची के लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर परमांझी प्रखंड के अंतर्गत चकला नामक गांव के निकट अवस्थित है। इस जैविक उद्यान के भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीव जंतु, पशु पक्षी एवं विस्तृत क्षेत्र फैले साल वृक्ष के वन के बीच प्राकृतिक अवस्था में रखे गए हैं। कई एकड़ में फैले उद्यान भ्रमण करने के लिए अभीष्ट पर्यावरण विभाग द्वारा इको फ्रेंडली गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। इस पर सवार होकर वन्य जीव की देखना सुखद लगता है। बच्चों के मनोरंजन के लिए इसी में नौका विहार की भी व्यवस्था की है।
बिरसा जैविक उद्यान में के समीप ही मोटा मगर प्रजनन केंद्र है, जहाँ वैज्ञानिकों के देखरेख में मगर प्रजनन कराया जाता है। ठीक है, आगे है बिरसा मृग विहार। तो इसको बारे में अगला स्लाइड में देखते हैं, तो उसमें कर लेते हैं पहले से और इसके बाद जानते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, बिरसा मृग विहार जो है यहाँ पे है रांची खूंटी मार्ग पर जोड़ा पुल नामक स्थान के निकट बिरसा मृग विहार अवस्थित है। रांची में इसकी दूरी सड़क मार्ग से 20 किलोमीटर है, जो मार्ग के निकट ही मिलता है। मृग विहार के निकट ही एक बड़ी पहाड़ी नदी बहती है, जो उस स्थान से वन भोज के लिए उपयुक्त बनाती है। इस नदी पर एक के बाद एक 2 पुल बने होने के कारण ही स्थान जोड़ा पुल के नाम से प्रसिद्ध है। मृग विहार के भिन्न भिन्न प्रकार के हिरण की आश्रय स्थली के रूप में विकसित किया गया है। आगे है तोपचांची अभयारण्य। तो तोपचांची अभयारण्य जो है वन्य पशुओं का आश्रयनी के रूप में विकसित यह अभयारण्य धनबाद जिले के तोपचांची में अवस्थित है। सड़क मार्ग से धनबाद से इसकी दूरी 37 किलोमीटर है। झारखंड के अन्य अभयारण्य की तुलना में यह एक छोटा अभयारण्य है, जो 8.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में चीता, जंगली सुअर, लंगूर, हिरण जैसे वन्य पशुओं को उनके प्रकृति के रूप में देखा जा सकता है। अगला है पालकोट अभयारण्य है। तो पालकोट अभयारण्य के बारे में जानते हैं। पालकोट अभयारण्य है रांची के इस अभयारण्य को दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। यह गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के अंतर्गत चैनपुर वन प्रमंडल के क्षेत्र में अवस्थित है। इसके चारों ओर से कई नदियां प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में शंख, बाकी, सिंजरा, पैलमारा, तोरपा इत्यादि प्रमुख हैं। इस अभयारण्य के चीता, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, सियार, बंदर, खरगोश इत्यादि पशु हैं। पालकोट झारखंड के ऐतिहासिक स्थल में से एक है, जहां छोटा नागपुर के राजा के महल के अवशेष भी आकर्षण का केंद्र है। आगे देखते हैं हजारीबाग अभयारण्य के बारे में। तो हजारीबाग अभयारण्य जो है इस वन्य पशु अभयारण्य के हजारीबाग से दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। करीब 186.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य के अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं। इसमें सांभर, चीता, नीलगाय, चीतल, भालू, बाघ, गंडा, जंगली सुअर, लंगूर, हिरण वन्य पशु प्रमुख हैं। वन पशुओं एवं अभयारण्य का अवलोकन करने के लिए 4 ऊंचे वॉच टावर बनाए गए हैं, जिनकी ऊंचाई 200 फीट है। कोडरमा अभयारण्य के यह रांची पटना मार्ग पर हजारीबाग से आगे कोडरमा के लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर यह अभयारण्य अवस्थित है। 177.35 वर्ग किलोमीटर में सघन साल वन में फैले इस अभयारण्य चीता, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, हिरण, खरगोश कहाँ हो जाता है खरगोश, मोर आदि प्राणी का प्रमुख देखने को मिलता है। आगे है बेतला बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। तो बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, झारखंड प्रसिद्ध वन्य प्राणी के श्रेणी है। यह राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिले में अवस्थित है। रांची डाल्टनगंज सड़क मार्ग पर रांची से लगभग 156 किलोमीटर की दूरी पर यह अभयारण्य अवस्थित है। इस अभयारण्य के प्रमुख जीव जंतु शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, चीता, हिरण, बंदर आदि प्रमुख हैं। पर्यटक के ठहरने के लिए वन विभाग के विश्राम गृह सहित निजी होटल एवं रेस्टोरेंट यहाँ उपलब्ध हैं। आगे है दलमा अभयारण्य। पूर्वी सिंहभूम
जिले में लौह नगरी टाटा नगर के निकट यह अभयारण्य लगभग 195 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यहाँ पे हिरन, बंदर, नीलगाय, हाथी, वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य आकर्षक का केंद्र हाथी है। आगे है दुधवा पक्षी अभयारण्य। तो दुधवा पक्षी अभयारण्य के बारे में संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह अभयारण्य भिन्न भिन्न प्रजातियों के पक्षियों के कारण प्रसिद्ध है। यह लगभग 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ एक विस्तृत झील भी है जो प्रवासी पक्षियों के निवास के लिए उपयुक्त है। जोड़े में इन प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए संपूर्ण देश के पर्यटक एवं पक्षी प्रेमी यहाँ आते हैं। यहाँ पर कबूतर, चुड़ैल, वन मुर्गी, खंजन, बुलबुल, नीलकंठ आदि पक्षी ज़्यादातर पाए जाते हैं। जंगली जानवरों की द्वारा हुई क्षति के मुआवजा के लिए क्या क्या दिया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे में 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को कितना, तो 2,50,000 रुपया दिया जाता है। 18 वर्ष से कम के लिए दिया जाता है 1,50,000 दिया जाता है, 1.5 लाख के, मतलब अगर उन लोग के कोई क्षतिपूर्ति हुई है तो। ठीक है, मनुष्य के घायल होने पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को 50,000 रुपया दिया जाता है। 18 वर्ष से कम को ये भी 50,000 रुपया दिया जाता है। साधारण हल्के रूप से घायल होने पर 10,000 रुपये दिया जाता है। मनुष्य के अस्थायी रूप से अपंग होने पर उसको 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं। 18 लाख मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र का रहेगा तो। ठीक है, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 75,000 रुपये दिया जाता है। मतलब पक्का मकान वगैरह, पक्का ये सब जो है बिना ढलाई वाला है तो 10,000 दिया जाएगा। कच्चा मकान है तो उसको 75,000 रुपये दिए जाएंगे। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 15,000 रुपये दिया जाता है पक्का मकान के लिए। ठीक है, तो ये रहा। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ आप सभी को पसंद आए होंगे। और हम आज जाने झारखंड के वन्य एवं वन्यजीव प्राणी के बारे में जाने, और यहाँ पे कुछ देखें। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अभयारण्य वगैरह के बारे में, झारखंड में कौन कौन सी अभयारण्य है वो सब के बारे में हम लोग देखें। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो एक तो लाइक बनता है, और लाइक कर दें, अन्यथा छोड़ भी दें, आप वीडियो देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।